हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपकी प्रिपरेशन अबाउट द डीयू एमएससी एंट्रेंस की अच्छी चल रही होंगी। इस साल आपको पता है ना दैट सीयूईटी के थ्रू एग्जाम होगा। बट इस वीडियो से आप काफी आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएससी जियोलॉजी एंट्रेंस में। एमएससी जियोलॉजी एंट्रेंस डीयू में 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे उसके सेकंड पार्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। टू मॉनिटर हीमोडायनेमिक्स ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ऑफ अ लिजर्ड, pressure cannulae were inserted into the left aortic arches, cavum arteriosum, left pulmonary artery, and cavum pulmonale. Now, which one of the following cannulae will show the maximum blood pressure? Is it LA, CA, LP, or CP? देखिए, as we know in the monitor lizard, the ventricle is anatomically undivided. तो एक एक्सपेरिमेंट किया था जब बगरेन एंड जॉनसन ने, तो व्हाट दे फाउंड दैट जो आपका केवम आर्टियोसम है, दे हैव गॉट ऑलमोस्ट डबल द प्रेशर in respect to the cavum pulmonale. ये देखिए आप, almost double है pressure, which was around 89 units and this case was around 40 units. तो जो maximum blood pressure was observed was in CA, that means cavum arteriosum. That means option B is correct. Which of the following would cause oxygen to dissociate more readily from the hemoglobin? Is it low partial pressure of oxygen, an increase in proton in the blood, hypercapnia? Hypercapnia क्या होता है? Whenever there is the concentration of carbon dioxide is beyond the normal value, तो उस वैल्यू को बोलते हैं हम हाइपरकैप्निया. हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर कम, तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथर्मिक कंडीशन. और लो लेवल्स ऑफ 2-3 बीपीजी. देखिए, अगर हम एक डायग्राम को देखें इसको राइट हैंड में, तो जो की स्टेट है यानी डीऑक्सीजनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन की डिलीवरी, वो कब कब प्रमोट होती है? 2-3 बीपीजी ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होनी चाहिए, यानी हाइपरकैप्निया होना चाहिए. पीएच डाउन यानी कि देयर शुड बी इंक्रीज इन द प्रोटॉन एंड टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए. यानी कि अगर हमारी जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होगी, तो डेफिनेटली हमें जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से चाहिए होगी. दैट इज व्हाई हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन. तो नाउ एट लो PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डेफिनेटली हीमोग्लोबिन डिलीवर करेगा ऑक्सीजन को. एंड इंक्रीज इन द प्रोटॉन, दैट मींस पीएच जो है वो क्या हो जाएगा? डाउन. देखिए, प्रमोट कर रहा है, यानी कि ये भी प्रमोट करेगा ऑक्सीजन डिलीवरी. हाइपरकैप्निया, ये भी डिलीवरी को जो है हीमोग्लोबिन के थ्रू प्रमोट करेगा. हाइपोथर्मिया नहीं, ये नहीं करेगा, रेदर हाइपरथर्मिया करता है प्रमोट, हाइपोथर्मिया नहीं करता. एंड लो लेवल्स नहीं, ये भी गलत है. लो लेवल्स नहीं, हाई लेवल्स बीपीजी चाहिए होता है. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए बी सी, दैट मींस ऑप्शन बी is the correct answer. Histological features of simple cuboidal epithelial cells with prominent brush borders of microvilli are representative of descending limb and thin ascending limb of the Henle's loop, thick ascending limb of the loop of Henle, proximal convoluted tubule or distal convoluted tubule. देखिए, cuboidal epithelium with brush border microvilli are found in the proximal convoluted tubule of the nephron, and it is used for the amino acids, glucose, ions and others, their reabsorption from the ultrafiltrate. तो ये जो आपकी cuboidal epithelial cell है, simple cuboidal epithelial cells having a brush borders, ये मिलती हैं आपकी proximal convoluted tubule, that means option C. NAD and FAD. Okay, so we are being given some properties of NAD and FAD. They are the both derivative of the vitamin B. ये तो सही है, because NAD जो होता है that is being derived from niacin and आपका FAD होता है वो होता है राइबोफ्लेविन से. तो दोनों ही आपके B कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं, तो ये तो ऑप्शन ठीक है. Are used to carry hydrogen atoms released during the oxidation reaction. ये भी ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान हो that NAD it gets the proton, है ना, और ये बन जाता है NADH and similarly FADH बन जाता है, तो ये भी ठीक है. Now becomes NADH and FADH2 in their reduced form. ये भी ठीक है. ये तो अभी हमने बात करी कि जो है NADH बनता है, FADH बनता है after accepting the electrons and hydrogens. Okay, acts as a coenzyme in the Krebs cycle. ये भी ठीक है. देखिए, NAD जो है वो आपका ग्लाइकोलिसिस में भी यूज होता है एंड NAD आपका Krebs साइकिल में भी यूज होता है. FAD एक्सक्लूसिवली Krebs साइकिल में यूज होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका ठीक है. Are the final electron acceptor in the electron transport chain? No.
They are not the final electron acceptor. Why? Because they transfer their electrons to the complex 1 followed by complex 2, है ना, और ये आपका FAD complex 2 को दे देगा डायरेक्टली, complex 3, complex 4, इनसे होते हुए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहां पहुंचते हैं? फाइनल टर्मिनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन पे। तो जो फाइनल टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन है आपका। तो NAD एंड FAD के केस में A, B, C, D ऑप्शन सही होंगे, बाकी का E जो है वो करेक्ट नहीं होगा। दैट मींस ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। Glucose is converted to lactic acid when oxygen supply to cell is less because lactic acid can enter into the TCA cycle to generate more ATP by making glucose. Lactic acid will provide more ATP than glucose. Lactic acid can enhance oxygen uptake. To run the glycolysis, NAD is regenerated in this reaction. देखिए, whenever oxygen is limited, तो जो ग्लूकोज है it is being converted into the lactic acid. और ये जो रिएक्शन करवाई जाती है ये इसलिए करवाई जाती है कि आपका जो NAD है वो वापस से रीजनरेट हो जाए। याद रखिए कि NAD जो है वो एब्सोल्युटली रिक्वायर है टू कंटिन्यू द ग्लाइकोलिसिस। तो अगर NAD आपके यूज्ड अप हो गए तो फिर ग्लाइकोलिसिस वहीं स्टॉप हो जाएगी और फिर ATP नहीं आएंगे। तो जो आपका कन्वर्जन है ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड, उसका एक सोल पर्पस होता है कि आपका जो NADH एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है, पूल्ड अप हुआ है, उसको हम वापस से रिकन्वर्ट कर दें NAD में, सो दैट द ग्लाइकोलिसिस कैन कंटिन्यू। दैट मींस ऑप्शन डी। Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is generated in pentose phosphate pathway, glycolysis, tricarboxylic acid cycle or fatty acid degradation pathway. देखिए NADPH जो है दैट इज बीइंग जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ द HMP यानी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या फिर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये आप देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं NADPH के। तो हियर द ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। Linolenic acid is an essential fatty acid for the human because it is required for prostaglandin synthesis. Human cannot introduce double bond beyond 9 to 10 carbon of the fatty acid. It gives more energy than palmitic acid or it is unsaturated fatty acid. देखिए ह्यूमंस के केस में क्या है, ह्यूमन लैक्स द मशीनरी जो कि उसके अंदर क्या कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके डबल बॉन्ड आफ्टर 9 to 10। दैट मींस अगर आपका ये COO माइनस टर्मिनल है तो इससे जैसे ही हम 9th कार्बन के बाद पहुंचेंगे C9 और उससे बियॉन्ड, तो हमारे पास मशीनरी नहीं होती, एंजाइम्स नहीं होते विच कैन कॉज द अनसैचुरेशन हियर। दैट मींस human cannot introduce double bond beyond 9 to 10 carbon atom of fatty acid is the correct answer कि why we cannot produce the linolenic acid. So here the option B is the correct answer. Malate aspartate shuttle has major role in transferring reducing power of NADH produced in cytosol to mitochondria, transferring ATP to mitochondria to generate energy, link glycolysis to fatty acid degradation as energy generated will be used for the degradation of fatty acid, or this shuttle maintains ionic transport using malate and aspartate. देखिए ये जो NADH जो कि जनरेट होता है ग्लाइकोलिसिस में इन द साइटोप्लाज्म दैट कैन नॉट ट्रेवल द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, वो उसको क्रॉस ही नहीं कर सकता। और इसीलिए जब जो ग्लाइकोलिसिस में जनरेट हुआ NADH है उसका जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे पहुंचेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में फॉर द ETC। तो इसके लिए भी यूज द मैलेट एस्पार्टेट शटल। और इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट एस्पार्टेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू ऑक्सैलोएसीटेट which uses the energy stored in NADH to make it to the malate, and malate has a transport system to reach into the matrix और फिर वहां पे ये रिएक्शन रिवर्स होती है, NADH is again resynthesized which will transfer its high energy electron to the ETC. तो ये जो malate and oxalate and aspartate coupled system जो है ये actually used to transfer the reducing power of NADH which was produced in the cytosol during the glycolysis. Option A is the correct answer. Gastrin is produced by G cells of the stomach and it is endocrine hormone, protease, carbohydrate degrading enzyme or lipase. देखिए जो gastrin है that is produced and released by the G cells in the pyloric antrum of the stomach, duodenum and the pancreas, and its endocrine role is to stimulate and the secretion of the gastric acid, that means HCl, by the parietal cells of the stomach, and it also aids in the gastric motility. तो gastrin है, hormonal role है, so it will be an endocrine hormone. So option A is the correct answer. Match the glucogenic amino acid in list 1 with their site of entry marked in list 2.
तो इसमें हमें 4 अमाइनो एसिड्स दिए हुए हैं एंड अपॉन डिग्रेडेशन वो कहाँ एंटर करते हैं, इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और क्रेब्स साइकिल, वो हमें मैच करना है। तो लेट्स सी इन द फिगर। ओके, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें, एलानिन, एलानिन कहाँ एंट्री कर रहा है, एलानिन इज taking its entry into the pyruvate. So alanine will be connected with the pyruvate. Okay. Arginine. Arginine is taking its entry at the alpha kg. That means arginine will be connected with alpha ketoglutarate. B का होगा fourth. Methionine. Methionine को अगर आप ध्यान से देखें, it is taking its entry into the succinyl CoA. That means methionine will be connected with first. And asparagine, asparagine कहाँ connect हो रहा है, asparagine taking its entry in the oxaloacetate. That means asparagine will be connected with the second. A का होगा 3, A का 3, B का क्या होगा 4th, तो A का 3, B का 4, C का 1 and D का 2. That means option C. Among the list given below, which one of the amino acid is not an essential amino acid in humans? Histidine, tryptophan, methionine or asparagine? चलिए एक बार अगर if you see the table, तो histidine it is an essential amino acid. Tryptophan it is also an essential amino acid. Methionine it is also an essential amino acid. Asparagine on the other hand is a non-essential amino acid. You can have a screenshot of this table so that it will give you a one question at least. So okay, so here the option D should be the correct answer. Which one of the following enzyme is not used in the RT-PCR test for COVID-19 diagnosis? Taq polymerase, DNA-dependent RNA polymerase, RNA-dependent DNA polymerase or DNA-dependent DNA polymerase? देखिए what is RT-PCR? RT-PCR और reverse transcriptase PCR में क्या करते हैं? We take an RNA sample and based on this RNA sample we create a new cDNA. तो इसका मतलब we require a reverse transcriptase or RNA-dependent DNA polymerase. So we need this. Now Taq polymerase also have this activity and it is used in PCR, so Taq polymerase is also required. Now DNA dependent RNA polymerase, it is required for transcription. Why do I need to make RNA? So this enzyme will not be required. DNA dependent DNA polymerase, yes, it is also required. So here the option B should be the correct answer. What would be the phenotype of E. coli for the lacopron if the genotype is I positive, O negative, Z positive, Y positive and A positive? First of all, let's understand ये lacopron में क्या होता है. What is the concept of lacopron? देखिए lacopron में 6 genetic elements होते हैं, जिसमें से एक होता है I element which codes for a repressor. ठीक है, और अगर repressor ठीक है तो then it will bind to the operator sequences. एंड अगर ऑपरेटर सीक्वेंस को बाइंड कर लेता है रिप्रेसर, तो वो ब्लॉक कर देता है किसके लिए, कि अगर आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रमोटर पे जब बाइंड करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा एंड Z जीन का एक्सप्रेशन, Y जीन का एक्सप्रेशन एंड A जीन का एक्सप्रेशन ब्लॉक हो जाएगा. Z कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y कोड्स फॉर परमिएज एंड A कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज. अब नाउ हमें गिवन जीनोटाइप क्या है, I पॉजिटिव, यानी I तो परफेक्ट जीन है, I म्यूटेंट नहीं है, वाइल्ड टाइप है. इसका मतलब जो आपका रिप्रेसर बन रहा है वो अच्छा है, वो ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है. बट द ऑपरेटर सीक्वेंस कैसा है, नेगेटिव है. दैट मींस इट इज अ म्यूटेंट एंड इफ इट इज अ म्यूटेंट देन डेफिनेटली इट विल नॉट बाइंड टू द क्या, रिप्रेसर से बाइंड ही नहीं करेगा. और अगर इफ इट इज नॉट गोइंग टू बाइंड द रिप्रेसर देन आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट फाइंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड नाउ Z का, Y का, A का, तीनों स्ट्रक्चरल जीन का कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा. दैट मींस इट वुड शो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, क्योंकि हमारी Z भी पॉजिटिव है, Y भी पॉजिटिव है, A भी पॉजिटिव है, सिर्फ ऑपरेटर म्यूटेंट है. ऑपरेटर म्यूटेंट है, रिप्रेसर होने के बावजूद भी बाइंड नहीं होगा और हमारा लैकोप्रोन स्विच्ड ऑन रहेगा. तो हियर द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर. Telomerase is a type of DNA polymerase, RNA polymerase, reverse transcriptase और ligase. देखिए होता क्या है, यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर देयर इज अ एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम हैपेंस. व्हाट इज दिस एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम? एट द टेलोमेरिक एंड जब हम उसमें से प्राइमर हटा देते हैं तो नाउ डीएनए पॉलीमरेज विल बी फेल्ड टू रेप्लिकेट एट दोज एरिया और उसकी वजह से क्या होता है, पैच बन जाता है. ऐसा पैच क्यों बनेगा, देखिए जरा. अगर हमने यहां पर लेटर से हमारा प्राइमर था
तो अगर मैं इस प्राइमर को हटा देंगे तो देन हाउ विल आई फिल दिस पैच? Because DNA polymerase require a primer. So that means there should be some primer here. But now there is no template. So this is the problem called end replication problem, right? Now, after the patch is formed, who will refill this? So here comes the telomerase. Telomerase, what it does, it's a reverse transcriptase जिसके अंदर अपनी एक RNA template होती है, which it used to put the repetitive sequence at the telomeric end. So here the telomeric and will be refilled by the telomerase, which is itself is a reverse transcriptase. To complete DNA replication, RNA primers need to be removed and replaced by DNA. Which one of the following enzymes recognize and remove most of the RNA primers engaged during DNA replications? ठीक है, तो अब यहाँ पर if we see prokaryotes और eukaryotes जैसा कुछ mention किया नहीं है, so let's understand first. Prokaryotes में primer removal का जो function है, it is being played by DNA pol 1. But in the case of eukaryotes, there are the two enzymes which are required to remove the primers. एक होता है आपका RNase H activity, because primer जो है वो RNA based होते हैं. So that's where RNase H, that means DNA RNA duplex में से RNA को remove करना है. That means primers को remove करना है. And last के few nucleotides is removed by flap endonuclease 1. So here, out of the given option, only RNase H is being given, right? बाकी के तो ऑप्शन है ही नहीं. So here the RNase H would be the correct answer. Match the inhibitors in list 1 with their target in list 2. Etoposide. Etoposide, as we know, it's a non-covalent inhibitor of topoisomerase 2. So that means etoposide तो हो गया आपका topoisomerase 2. Rapamycin. अगर आपको mTOR की फुल फॉर्म मालूम है तो rapamycin वही कनेक्ट हो जाएगा, mammalian target of rapamycin. That means rapamycin will be connected with A. That means mTOR. Cisplatin. Cisplatin, as we know, in double stranded DNA, cisplatin intercalates. ठीक है ना? And इसकी वजह से DNA replication cannot be there because it is obstructing the pathway, right? So cisplatin is an inhibitor of DNA replication. 5-fluorouracil या फिर इसकी प्रोड्रग जिसको हम बोलते हैं कैपिसिटाबाइन. कैपिसिटाबाइन जो है इनहिबिट करती है थाइमिडाइलेट सिंथेज, और थाइमिडाइलेट सिंथेज की वजह से जो DTMP है या pyrimidine है वो कम होती है. So here the D will be connected with third. तो A का second, that means D. B का first, yes. C का fourth, yes. D का 3, yes. So here the option D should be the correct answer. In E. coli, DNA helicase function is executed by, that's very easy. It is DNA B which acts as a hexameric helicase in the E. coli. The same function of helicase is performed by MCM2 to 7 in the eukaryotes. So here the option A should be the correct answer. Incomplete dominance was first described in which of the following? Mirabilis jalapa, Arabidopsis thaliana, Xenorhabditis elegans, or Drosophila melanogaster. Okay, first of all, let's understand what is incomplete dominance. Mendel ne, when he crossed with a red color plant with a white color plant, तो इनके क्रॉस से जो उसको प्रोजेनी मिली थी उसको जनरली F1 रेशियो जो है वो 3:1 मिलता था. दैट मींस 3 रेड कलर प्लांट एंड 1 व्हाइट कलर प्लांट. बट इफ यू डू द सेम क्रॉस इन Mirabilis jalapa, तो देन रेड कलर प्लांट फ्यूजन विद अ व्हाइट कलर प्लांट फ्यूजन, it creates 1:2:1 रेशियो. दैट मींस 1 रेड कलर, जो 1 है वो व्हाइट कलर, और जो इन बिटवीन 2 है वो पिंक कलर होगा. दैट मींस डाइल्यूटेड करेक्टर ऑफ बोथ. That means option A here would be the correct answer, that Mirabilis jalapa has been used to showcase the incomplete dominance. X chromosome inactivation normally takes place in males but not in females. Is the cause of Y chromosome being genetically inactive? Takes place in humans so that the same X chromosome is inactive in all the cells of a female, or results in genetically turning off one of the two X chromosomes in female mammals. लेकिन females X inactivation और X chromosome is compact, और उससे क्या बनाते हैं, एक small dense bar body बना लेते हैं, और इस bar body पे जितनी भी genes हैं they are being switched off, transcriptionally inactive हो जाती है. तो effectively a female who has two X chromosome, one of the X chromosome is of no use because सारी genes उसकी जो है वो turned off हो गई है. तो अगर essentially देखा जाए तो एक male and एक female में X chromosome की terms में कोई difference नहीं रह जाता. And that's where
X chromosome inactivation results in the genetically turning off one of the two X chromosomes in female mammals. Insects such as Drosophila undergoes 3 molts before undergoing metamorphosis. Molting is controlled by which of the following hormone? देखिए ये बहुत सिंपल है. एब्डाइसोन जो होता है, एब्डाइसोन इज अ प्रोमोल्टिंग हार्मोन जो कि अल्टीमेटली 20 हाइड्रोक्सी एब्डाइसोन बनाता है. तो हियर द ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट एब्डाइसोन इज अ मोल्टिंग हार्मोन. If a colorblind female marries a normal male, their children will be colorblind sons and colorblind daughters, colorblind sons and carrier daughters, normal sons and carrier daughters, normal sons and normal daughters. देखिए कलर ब्लाइंड जो ट्रेट है वो एक्स लिंक ट्रेट है. सो इफ इट इज इन द फीमेल और स्पेशली इट इज मेंशन दैट इट इज अ कलर ब्लाइंड, तो जो फीमेल का जो जीनोटाइप हो जाएगा वो हो जाएगा XC XC, while male here is being mentioned as a normal. So when they will be crossing, so then we will be having 50% population of the carrier females, while 50% population will be of the colorblind male, that means son. So the answer would be that the colorblind sons and carrier daughters, that means option B. A 9:7 ratio in the F2 generation represent incomplete dominance, codominance, epistasis and complementary interactions. देखिए मेंडल ने डिफरेंट मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे पी प्लांट्स, राइट. स्पेशली अगर हम बात करें डायहाइब्रिड क्रॉस की लाइक दिस, तो अगर हम दो जीन्स को लेते हैं, जैसे मान लीजिए राउंड एंड येलो सीड्स, और उनका होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट, यानी कि राउंड का क्या हो गया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स, उसके साथ से अगर हम क्रॉस कराते हैं, so we found that in the 9:3:3:1 the F2 generation separates. अब इसमें जो 9 है ये आपके दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर कलर एज वेल एज शेप, दैट मींस राउंड एंड येलो. तो यानी 9 टाइप्स आउट ऑफ 16 progeny will be belonging to round and yellow type. ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करेगा आपके wrinkled but yellow seeds, and another third portion will represent the round but green seeds. The one portion will be representing what? Wrinkled and green seeds. Abhi now, if these two genes suppose are linked and influencing character of each other, तो क्या होगा? Let's say for example double dominant recessive case लेते हैं, and let's say assume करते हैं ये दोनों जीन linked हैं. तो डबल डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब हो गया क्या कि दोनों के रिसेसिव पोर्शन यानी कि RR एंड YY, तो जब भी RR होगा वो अपने नेक्स्ट डोमिनेंट यानी कि Y कैरेक्टर ये हो या ये हो, इन दोनों को ही मास्क कर देगा RR. दैट मींस इस केस में हमारा जो RR है, स्मॉल RR है, वो मास्क कर देगा कैपिटल Y या फिर कैपिटल Y स्मॉल y या फिर कैपिटल Y स्मॉल y. और इन तीन पॉपुलेशन का जो ट्रेट है वो क्या बन जाएगा, अब आपका इनका बन जाएगा आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन. दैट मींस सडनली आपका रेशियो जो है ये वाला शिफ्ट हो जाएगा 9:4. बाकी के थर्ड पोर्शन का क्या होगा, बाकी के थर्ड पोर्शन भी इसी तरीके से बिहेव करेंगे. दैट मींस YY जो है वो कैपिटल R का, YY कैपिटल R स्मॉल r का, YY कैपिटल R स्मॉल r का कैरेक्टर को चेंज कर देगा, और चेंज करके क्या बना देगा अगेन wrinkled and green seed. That means ये भी तीन जो है वो किस में शिफ्ट हो जाएंगे 9:7. That means a 9:7 ratio in F2 generation represent epistasis, especially double dominant recessive epistasis. So here the option C would be the correct answer. इसी के साथ साथ आप बाकी के तरह के एपिस्टेसिस के रेशियो भी हमने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, हो सकता है आपको एग्जाम्स में मिले तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. If a bar-eyed Drosophila female mated to white-eyed male, what type of phenotype do you expect in F1 generation males? White-eyed, bar-eyed, normal red-eyed और white apricot-eyed. देखिए bar-eye यानी कि number of reduced facets, जो उनकी eyes में होते हैं, जो facets होते हैं वो reduce कर जाए तो उसको हम bar-eye बोलते हैं. And eye color, both are X-linked phenotypes. ठीक है, X-linked character है, तो सबसे ज्यादा कौन इससे सफर करेगा, मेल. तो अगर if we cross a bar-eyed female विद अ व्हाइट आइड मेल, तो आप जल्दी से देखिए मेल्स कैसे होंगे. मेल्स का कैरेक्टर क्या होगा, बार आई टाइप.
bar-eyed type. So that means they will be of bar-eyed type. That means option B. The Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1933 was awarded for his discovery concerning the role played by the chromosomes in heredity 2. That's very easy. Thomas Hunt Morgan, for discovering the role played by the chromosomes in heredity, was the reason why he was awarded the 1933 Physiology Nobel Prize. So here option A would be the correct answer. Alveolar cells of the lung originated from, that's very easy. Alveolar cells जो हैं of the lung, they originate from the endoderm. Endoderm layer से क्या क्या originate होता है? Digestive tracts, lungs, alveolar sacs, liver and even pancreas. So here the option B would be the correct answer, that endoderm is responsible for the generation of alveolar cells of the lung. Embryonic stem cells are derived from undifferentiated inner cell mass of the embryo, differentiated inner cell mass of the embryo, undifferentiated trophoblast cells और differentiated trophoblast cells. देखिए ये जो embryonic stem cells होती हैं, these are the pluripotent stem cells which are derived from the inner cell mass of the blastocyst. देख सकते हैं आप, ये जो inner mass है cell mass का blastocyst का, ये इनसे derived होती है. अब since we are going to make them stem cells, तो ये undifferentiated होंगी, differentiated नहीं होंगी. That's where option A has to be the correct answer, that embryonic stem cells are derived from undifferentiated inner cell mass of the embryo. In order to enable localization of active chromatin, which of the following technique is most appropriate? Southern blot, in situ hybridization, RNA interference और chip on chip. देखिए chromatin immunoprecipitation, जिसे हम chip भी बोलते हैं, CHIP, is a method जिसके अंदर हम euchromatin को स्टडी कर सकते हैं, which contains the transcriptionally active genes. करते क्या है इसमें? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो लूज नेटवर्क है डीएनए का, उसको लेंगे और जिस भी प्रोटीन को हम एज्यूम कर रहे हैं दैट दिस प्रोटीन गोइंग टू बाइंड टू द डीएनए और फोल्ड कराता है या उससे बाइंड करता है या इंटरेक्ट करता है, तो उसको हम उसके साथ इंटरेक्ट करा देंगे एंड देन एंटीबॉडी विल बी पिक्ड अप व्हिच इज स्पेसिफिक फॉर द सस्पेक्टेड प्रोटीन. उसको लेंगे और उससे हम रेस्पेक्टेड जो डीएनए फ्रेगमेंट है उसको प्रेसिपिटेट कराएंगे एंड देन वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द साइज एंड सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए जो कि इस प्रोटीन से इंटरेक्ट करता है, राइट? So this technique is very good to know the type of a DNA or the portion of the DNA or even the sequence of the DNA which is binding with the suspected protein. So here chip on chip method is a good technique to enable localization of active chromatin. In the sea urchin embryo, which of the following specifies micromere? Wingless, beta catenin, LX1 और TBR. देखिए सी अर्चिन एम्ब्रियो में माइक्रोमर फॉर्मेशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है इन द अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस, और जब भी बीटा कैटेनिन एंट्री करता है वेजाइटल सेल्स न्यूक्लियाई में एट द 16 सेल स्टेज, तो वो एक इवेंट होता है जो कि डिमार्क करता है मॉलिक्यूलर सिमेट्री, दैट मींस माइक्रोमेर फॉर्मेशन. तो हियर द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट बीटा कैटेनिन is actually responsible for the specification of micromere. In mature somites, which one of the following compartments forms the vertebrae and rib cartilage? Myotome, sclerotome, dermatomytome और lysosomes. देखिए जो सोमाइट्स होते हैं, they have 4 compartment as the question says. स्क्लेरोटोम जो है वो बनाता है वर्टिब्रे एंड रिब कार्टिलेज, मायोटोम बनाता है मस्कुलेचर ऑफ द बैक, रिब एंड लिम्स, डर्मेटोटोम जो होता है वो बनाता है स्किन ऑन द बैक, जबकि सिंडेटोम जो होता है इट फॉर्म्स द टेंडन एंड सम ब्लड वेसल्स. So here the sclerotome that is going to form the what? Vertebrae and rib cartilage. Which of the following is not a possible explanation for the rapid rate of evolution of beak shape in Darwin finches? High mutation rate, high immigration rate, strong selection pressure or small population size. देखिए जो डार्विन फिंचेस थी, they were the small bunch of organism, ठीक है, और इनके अंदर कांस्टेंट जीन फ्लो हो रहा था थ्रू इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है, कुछ जीन्स बाहर जा रही थी, कुछ अंदर आ भी रही थी, बिकॉज इंडिविजुअल्स वर गोइंग आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन, इंडिविजुअल वर कमिंग एंड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग फूड प्रेशर, फूड अवेलेबिलिटी कम थी, तो एक सिलेक्शन प्रेशर वर्क कर रहा था जिसमें कि टू अवॉइड कॉम्पिटिशन डिफरेंट टाइप्स की बीक शेप जो है वो मॉडिफाई हुई, जिससे कि फूड में जो अवेलेबल फूड है उसमें कंपटीशन ना हो फॉर द सेम फूड.
अलग अलग वीक्स की वजह से हम जो आपकी जो डार्विन फिंचेस हैं वो अलग अलग टाइप के फूड को खा सकती थी, ठीक है, और इसीलिए जो लिमिटेड फूड अवेलेबिलिटी में दे वर एबल टू सर्वाइव। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है दैट हाई इंस्टेड ऑफ हाई म्यूटेशन रेट, ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस हैं जो पास्ड ऑन हुए थे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो ज्यादा समझे जाते हैं दैट दे वर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस in the evolution of beak shape in the Darwin finches. So here the option A won't be responsible for the evolution of beak shape in the Darwin finches. That is high mutation rate. हाई इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन यानी कि आना जाना लगा हुआ था, स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर था जैसे हमने अभी बात करी कि फूड का, और पॉपुलेशन बहुत छोटी थी, तो इसीलिए उनके अंदर जो कंपटीशन होने के बावजूद भी they were able to develop such a different types of evolution. So here the option A would be the correct answer. There has been a number of mass extinction event during the life on Earth. Find the incorrect match between the era and its respective time. Ordovician, Permian, Triassic and Cretaceous. ओके, चलिए डायग्राम में देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ऑर्डोविशियन है वो कब एंड हो रहा है? That was around happening somewhere here, right? That means if we say somewhere 450 somewhere millions years ago, एंड ऑफ ऑर्डोविशियन कितना दे रखा है? 350. दिस इज रॉन्ग. पर्मियन एक बार देख लेते हैं, पर्मियन अराउंड 250, तो पर्मियन किधर है हमारा? पर्मियन ये रहा अराउंड 250, करेक्ट है. एंड ऑफ ट्राइसिक, ट्राइसिक कहाँ है? ट्राइसिक है हमारा यहाँ पे अराउंड 200, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एंड एंड ऑफ क्रिटेशियस, क्रिटेशियस जो है वो एंड हो रहा है अराउंड हाफ ऑफ द 100, दैट मींस 65, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो दैट मींस एंड ऑफ द ऑर्डोविशियन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट हियर. ओके, चलिए. Nearly all higher crustacean taxa are known to have existed since Permian period, Cambrian period, Ordovician period और Silurian periods. देखिए डायग्राम में देखिए आप, तो आपका जो कैम्ब्रियन पीरियड था उसके आसपास तक आते आते आपके फिशेस भी थी, कॉर्डेट्स भी थे, ट्राइलोबाइट्स यानी क्रस्टेशियंस भी थे, यानी कि नियरली ऑल हायर टेक्सा, क्रस्टेशियन टेक्सा स्पेशली कैम्ब्रियन पीरियड तक थे. तो यानी कि ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. लैक इज द मटेरियल व्हिच इज, देखिए ये क्वेश्चन जो है जोलॉजी एग्जाम्स में, डिफरेंट जोलॉजी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है. एंड वंस फॉर ऑल आप समझ जाइए कि लैक जो है वो एक एनिमल बेस्ड रेजिन्स होती है जो कि फीमेल लैक इंसेक्ट जो है रिलीज करती है अपनी प्रोटेक्शन के लिए. तो बेसिकली इट इज अ प्रोटेक्टिव सीक्रेशन डिपॉजिटेड बाय द फीमेल लैक इंसेक्ट, दैट मींस ऑप्शन बी. याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड इन मैमल्स बाय, पॉलीस्पर्मी जो होता है इसका मतलब बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं फ्यूज कर जाएं आपके ओवम को, तो मैमल्स में वो प्रोटेक्ट की जाती है, प्रिवेंट की जाती है. कैसे? एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ऑन फर्टिलाइज्ड ओवम, यस दैट्स अ करेक्ट आंसर. देखिए सी अर्चिन में ये देखा गया है कि अगर पहला स्पर्म अगर फ्यूज हो गया ओवम से तो सडनली जो आउटर लेयर के जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, एक्सोसाइटोसिस हो जाती है और जो प्रिवेंट करते हैं बाद के स्पर्म्स की एंट्री. So here the option A would be the correct answer, that the polyspermy is prevented in mammals by exocytosis of cortical granules on fertilized ovum. World's only floating national park is located in which state of the Northeast India? Manipur, Mizoram, Meghalaya or Nagaland? If you see it in the figure that the only floating national park which is Kibul is present in the Manipur, the state of the Northeast India, or in fact I should say India. Okay, so here the option A would be the correct answer. Which one of the following is not a multiple sequence alignment tool? Clustal, Maffitt, Bouty or Muzzle? देखिए जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है इट इज अ मेथड ऑफ सीक्वेंस अलाइनमेंट फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सीक्वेंसेस. ओके, सो आपका मुजल है, क्लस्टल डब्ल्यू है, माफिट है, टी कॉफी है, ये सारे के सारे यूज होते हैं एज एन टूल ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. रेदर बाउटी जो है वो इट इज नॉट अ मेथड, रेदर इट्स अ सॉफ्टवेयर. ओके, सो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Allergic asthma is associated with which type of antibody? IgM, IgG, IgE और IgG. देखिए जो IgE है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि एलर्जिक अस्थमा, एलर्जी, एटोपी, एनाफाइलेक्टिक शॉक इन सबसे रिलेटेड होती है. ठीक है, होता क्या है इसके अंदर?
बेसिकली अगर आपकी जो मास्ट सेल्स है उनके ऊपर आईजी आके बैठती है, ठीक है। और ये आईजी कब बैठती है? अगर आपको एक बार इन्फेक्शन हुआ हो किसी एलर्जन का, लेट्स से आपको जो डेंडर है, जो डॉग्स, जो पेट्स के जो हेयर्स होते हैं उनके लिए अगर एलर्जी है, तो फर्स्ट टाइम जब एलर्जी होगी आपको, तो उस टाइम पे आपकी आईजी बन जाएगी और वो मास्ट सेल पे जाके बैठ जाएगी। सपोज यू अगेन स्ट्राइक विद दिस और एनकाउंटर विद दिस डेंडर, पैट्स के हेयर्स फिर से एनकाउंटर करते हो, तो फिर ये आईजी पे डेंडर बाइंड करेगा या एंटीजन बाइंड करेगा, एंड देन देयर विल बी अ चेन ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन हैपन, सेल सिग्नलिंग होगी, और उसकी वजह से जो मास्ट सेल्स है ये इन्फ्लेमेशन कराएगी, लॉट ऑफ ऑब्नॉक्शियस केमिकल्स विल बी रिलीज्ड, और उसकी वजह से आपको एलर्जी होगी। अब यहाँ पे एस्थमा में क्या होगा? एस्थमा में आपके पॉल्यूटेंट्स विल कॉज द सेम प्रॉब्लम, राइट? इंस्टेड ऑफ डेंडर पॉल्यूटेंट्स आप रख लीजिए। तो हियर द आईजीजी जो है आपका IgE will be the correct answer. Option C. Which fish species have monomeric hemoglobin? Rainbow trout, eel, lamprey और goldfish. देखिए होता क्या है, मोस्ट ऑफ द फिशेस जो हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेरिक होता है, बट लैम्प्रे और हैग फिश का जो होता है वो मोनोमेरिक होता है हीमोग्लोबिन व्हेन इट इज अ ऑक्सीजनेटेड, यानी जब ऑक्सीजन बाइंड करके हीमोग्लोबिन पे तो मोनोमेरिक रहेगा, और अगर ऑक्सीजन छोड़ दिए तो फिर अगेन से वापस से ओलाइगोमेरिक हो जाएगा। तो हियर द ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट लैम्प्रे और इवन एग फिश दोनों में ही ये केस देखा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड हो गया तो वो मोनोमेरिक हो जाएगा। 3 picogram of a hypothetical protein X is present in a cell. How many molecules of a protein X would be present in a cell if the molecular weight of the protein is 30,000? एवोगैड्रो नंबर दे रखा है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आपको नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, दैट मींस मोल्स का कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? फिजिकल वेट डिवाइड बाय मोलर मास। अब फिजिकल वेट आपको कितना दे रखा है? फिजिकल वेट आपको 3 पिकोग्राम दे रखा था, तो 3 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम, और आपको इसका मोलर मास कितना दे रखा है? 30,000, दैट मींस 3 इंटू 10⁻4। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10⁻16। अब एज वी नो एक मोल के अंदर कितने होते हैं? एवोगैड्रो नंबर, दैट मींस 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि 10⁻16 मोल्स में कितने होंगे? 6 इंटू 10⁻7 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट मींस ऑप्शन बी। So option B is the correct answer. Simple calculation. Most appropriate graphical representation for relative frequency is bar chart, histogram, frequency polygon और pie chart. देखिए जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं दे आर कॉमनली यूज्ड टू एक्सप्रेस वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इसके लिए पाई चार्ट सबसे अच्छे माने जाते हैं। अगर आप इस पाई चार्ट में देखें तो जो बैटमैन है वो 41% शेयर रखता है इन कंपैरिजन टू कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन और सुपरमैन इन द सो कॉल्ड सुपर हीरो बैटल विनर्स, ठीक है। तो सुपर हीरो बैटमैन इज ज्यादा पॉपुलर है, हो सकता है बच्चे ज्यादा अच्छे से आंसर करेंगे। आयरन मैन सेकंड नंबर पे है, सुपरमैन पॉपुलैरिटी में अमंग द चाइल्ड्स जो है आपका 4th नंबर पे, और कैप्टन अमेरिका जो है 19th नंबर पे। कितने आसानी से एक पाई चार्ट की वजह से हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर कर दिया। दिस इज व्हाट द जॉब ऑफ अ पाई चार्ट, दैट मींस इट इज एबल टू express the relative frequency in a better way. So option D would be the correct answer. Addition or subtraction of a constant from a original data in coding is called as contraction, normalization, expansion or translation. So answer here has to be the normalization. Normalization करते क्यों हैं? Normalization तब किया जाता है जब आपको distribution of data is not fixed और आपको पता नहीं है, श्योर नहीं हो कि अगर कोई कॉमन टर्म है तो वो कैसे है, इसका गॉसियन कर्व कैसा है, तो उस केसेस में नॉर्मलाइजेशन किया है। एक कॉमन क्वांटिटी को आप या नंबर्स को आप या तो ऐड कर दीजिए या सब्सट्रैक्ट कर दीजिए टू मेक द मोर होमोजेनिटी, राइट। So here the option B would be the correct answer. Okay guys, इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। देखिए हम आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और हिट द बेल आइकन, कमेंट करिए भर भर के। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।